यह हैरान और परेशान कर देने वाली बात छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए कथित एनकाउंटर से संबंधित है। बीजापुर के एड़समेटा गांव में 17 मई 2013 की रात हुए कथित मुठभेड़ की घटना के जांच के लिए गठित जस्टिस वीके अग्रवाल आयोग ने 8 साल बाद 8 सितंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार को सौंप दी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस कथित एनकाउंटर में मारा गया कोई भी व्यक्ति नक्सली नहीं था और ये हमला एक भूल थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बस्तर में होने वाले मुठभेड़ की अन्य घटनाओं को लेकर भी सवाल उठ। सतनाम जोहार, नमस्कार, मेरा नाम है उत्तम सतनामी और आप देख रहे हैं सतनाम टाइम्स छत्तीसगढ़। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यह घटना भाजपा के रमन सरकार के कार्यकाल में हुई थी। तब छत्तीसगढ़ पुलिस ने सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के साथ एक मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने और भारी मात्रा में हथियार बरामद करने का दावा किया था, जिसे अब जस्टिस वीके अग्रवाल आयोग ने पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। बीजापुर के गंगलूर थाना के एड़समेटा गांव में 17-18 मई 2013 की रात कथित मुठभेड़ की घटना सामने आई थी। इसमें सुरक्षा बलों ने नक्सली बताते हुए निर्दोष आदिवासियों को घेर कर एक तरफा फायरिंग की थी, जिसमें 8 आदिवासियों समेत एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। मृतकों में 3 नाबालिग शामिल थे। इस कथित एनकाउंटर को लेकर बड़ा विरोध हुआ था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज वीके अग्रवाल के रूप में एक एकल जांच आयोग का गठन किया था। जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने तय किया गया था, किंतु 8 साल बाद 8 सितंबर 2021 को आयोग द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। छत्तीसगढ़ सरकार को यह न्यायिक जांच रिपोर्ट सौंपी गई। अंग्रेजी में प्रस्तुत इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह घटना दहशत में प्रतिक्रिया और सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी के कारण हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जस्टिस वीके अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस कथित एनकाउंटर में मारा गया कोई भी व्यक्ति नक्सली नहीं था और यह हमला एक भूल थी। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में पेश इस रिपोर्ट के सारांश में यह भी कहा गया है कि जलती हुई आग के पास इकट्ठे लोगों को देखकर गलती से नक्सली संगठन का सदस्य मान लिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वसनीय सबूतों से यह संतोषजनक रूप से साबित हो गया है कि आग के आसपास व्यक्तियों की सभा बीज पंडुम उत्सव के लिए थी। आयोग ने साफ साफ कहा है कि मारे जाने वाले लोग नक्सली संगठन के नहीं थे। रिपोर्ट में फायरिंग की घटना को गलत धारणा और घबराहट की प्रतिक्रिया का परिणाम बताया गया है। चलिए समझते हैं कि बीज पंडुम होता क्या है। दरअसल बीज पंडुम आदिवासियों का एक पारंपरिक त्योहार होता है। इस दिन बस्तर के आदिवासी लोग अपने गांव में खेती किसानी शुरू करने से पूर्व दिन विशेष को सभी परिवार अपने अपने घर से धान का थोड़ा थोड़ा बीज लाकर अपने गांव के पूजा स्थल पर इकट्ठा होते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। यह कार्यक्रम देर रात तक चलता है। कहीं कहीं सामाजिक भोज भी आयोजित होता है। भोज और पूजा कार्य संपन्न होने के बाद सभी लोग जो बीज लाए रहते हैं उसमें से आधा बीज को रात में ही अपने मुख्य खेत में जाकर छोटा सा गड्ढा खोदकर छुपा देते हैं। यह आधा बीज को घर ले जाकर घर में रखे बीज के साथ मिला देते हैं। रात में ही खेत जाने और बीज छुपाने के पीछे आदिवासियों की मान्यता है कि कोई देख न ले कि बीज कहां पर छुपाया गया है। ये तो हो गई बीज पंडुम की बात। अब जस्टिस अग्रवाल की रिपोर्ट पर वापस आते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सीआरपीएफ के जवानों ने पीड़ित ग्रामीणों की हत्या की? रिपोर्ट में कुछ अलग बातें कही गई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जस्टिस वीके अग्रवाल की रिपोर्ट कहती है कि सुरक्षा कर्मियों ने घबराहट में गोलियां चलाई होंगी। कि पूर्व न्यायाधीश ने सीआरपीएफ के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 17 मई 2013 की रात सीआरपीएफ ने दावा किया था कि उसकी टीम पर हमला किया गया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में जवानों ने गोलीबारी की। लेकिन रिपोर्ट में इस बात को गलत करार दिया गया। सुरक्षा बलों के जवानों में दहशत को लेकर आयोग ने टिप्पणी की है कि सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी आत्मरक्षा में नहीं थी, बल्कि यह गोलीबारी उनकी ओर से गलत धारणा और घबराहट की प्रतिक्रिया के कारण प्रतीत होती है। रिपोर्ट में इस कथित एनकाउंटर को 3 बार गलती बताया गया है। जस्टिस अग्रवाल ने कहा है कि मारे गए आदिवासी निहत्थे थे और 44 राउंड फायरिंग की गई थी। जांच आयोग ने इस गोलीबारी में मारे गए कांस्टेबल देव प्रकाश को लेकर कहा है कि देव प्रकाश की मौत सुरक्षा बलों के अपने ही साथियों की फ्रेंडली फायर में हुई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्रामीणों की तरफ से कोई क्रॉस फायर नहीं हुआ था। सुरक्षा बल के जवानों ने 44 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें अकेले देव प्रकाश ने 18 राउंड फायरिंग की थी। रिपोर्ट के मुताबिक घटना को लेकर एक ग्रामीण करम मंगलू ने दावा किया था कि उसने सीआरपीएफ के लोगों को फायरिंग रोकने की बात कहते हुए सुना था।
उसने कहा था कि जब फायरिंग चल रही थी तो हमने अचानक उन्हें चिल्लाते हुए सुना कि रोको, फायरिंग रोको, हमारे एक आदमी को गोली लगी है। जांच आयोग ने कहा है कि सभी घायलों और मारे गए लोगों के परिजन को राज्य सरकार ने मुआवजे की पेशकश की थी, जबकि राज्य सरकार की नीति में मृतक या घायल नक्सलियों या उनके परिजनों को मुआवजा नहीं दिया जाता। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने घायल व मृतकों को नक्सली के रूप में स्वीकार नहीं किया था। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि सुरक्षा बल न तो आवश्यक रक्षा उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित थे, न ही उन्हें उचित जानकारी दी गई थी और न ही नागरिकों के साथ टकराव से बचने के निर्देश दिए गए थे। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि मार्चिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले उचित और आवश्यक सावधानियों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि अगर सुरक्षा बलों को आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त गैजेट दिए जाते, अगर उनके पास बेहतर जमीनी खुफिया जानकारी होती और वे सावधान रहते तो घटना को टाला जा सकता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके से सीआरपीएफ ने 2 राइफलें जब्त करने की बात कही थी, लेकिन कांस्टेबल देव प्रकाश के सिर में गोली उन राइफलों से नहीं लगी थी। रिपोर्ट में इन राइफलों की जब्ती होने को संदिग्ध और अविश्वसनीय बताया गया है। साथ ही सीआरपीएफ के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा गया कि कोई भी बरामद सामान फोरेंसिक लैब में नहीं भेजा गया। आयोग ने सुरक्षा बलों के लिए बेहतर प्रशिक्षण मॉड्यूल की जरूरत पर बल देते हुए कहा है कि सुरक्षा बलों को सामाजिक परिस्थितियों और धार्मिक त्योहारों से भी परिचित कराया जाना चाहिए। सुरक्षा बलों को स्थानीय लोगों के साथ अधिक बातचीत के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जांच आयोग ने कहा है कि सुरक्षा बलों को भी स्थानीय त्योहारों और भोले भाले आदिवासियों निवासियों की गतिविधियों में भाग लेने की सलाह दी जानी चाहिए, ताकि सुरक्षा बलों के सदस्यों को उनके रहन सहन और रीति रिवाजों से अवगत कराया जा सके। इससे आपसी विश्वास पैदा होगा और महत्वपूर्ण खुफिया सूचनाओं की गुणवत्ता और मात्रा में भी सुधार हो सकता है। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों को आधुनिक गैजेट, संचार के साधन, बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन डिवाइस और रक्षा के डिवाइस उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि बल के सदस्य अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस करें और दबाव व जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। सुरक्षा बलों के मानसिक ताने बाने में सुधार के लिए आयोग ने समय समय पर विस्तृत पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुशंसा के साथ साथ आयोग ने कहा है कि सुरक्षा बलों के सदस्यों को गुरिल्ला मोड में सामरिक लड़ाई का मुकाबला करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, जिसे आमतौर पर नक्सल या आतंकवादी संगठनों द्वारा अपनाया जाता है। ज्ञात हो कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि 5 सालों में एसआईटी ने केवल 5 लोगों का बयान दर्ज किया है। इसके बाद 3 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए। इस मामले में 4 जुलाई 2019 को सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर उसकी जांच शुरू कर दी, लेकिन अभी तक सीबीआई की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि एड़ासमेटा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रिपोर्ट आ चुकी है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन विधानसभा में जब तक उसे पेश नहीं करेंगे वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। उसमें गोपनीयता का भी एक सवाल है। और तलब है कि नक्सली या माओवादियों का ठप्पा लगाकर आदिवासियों को मारने का ये अकेला कोई पहला मामला नहीं है। हकीकत ये है कि ऐसी घटनाओं को लेकर कई बार सुरक्षा बल सवालों के घेरे में रहे हैं। इससे पहले भी दिसंबर 2019 में जस्टिस वी के अग्रवाल आयोग ने ही जून 2012 में बीजापुर के सारकेगुड़ा में हुए कथित मुठभेड़ में 17 आदिवासियों के मारे जाने के पुलिस के दावे को भी फर्जी करार देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मारे जाने वाले लोग गांव के आदिवासी थे। इस रिपोर्ट के बाद भी आज तक राज्य सरकार ने 17 निर्दोष आदिवासियों के मारे जाने के मामले में एक एफआईआर दर्ज नहीं की और रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि ताजा रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि इसे विधानसभा के पटल में पेश करने के बाद कानूनी कार्यवाही की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई जानकारी के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, सतनाम।